हाय स्टूडेंट्स एंड वेलकम अगेन इन माय क्लासरूम। आज हम लोग ज्यूरिस में एक और न्यू टॉपिक देखेंगे जो कि है आपका पोजेशन, जिसको आप हिंदी में कहेंगे कब्जा। तो लेट्स स्टार्ट विद कब्जा। हमने थोड़ा बहुत आपने सुना है जब हम ओनरशिप कर रहे थे प्रीवियस वीडियो में, हमने जब स्वामित्व किया था तब हमने थोड़ा सा कब्जे के बारे में सुना था आपने, बट डिटेल में आज हम इसे देखेंगे और बहुत ही ईजी सा एक टॉपिक, और आपका फुल क्वेश्चन इस पे आता है और इसे आप प्रिपेयर अच्छे से कर पाएंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद पोजेशन। कब्जा, क्या समझते हैं आप कब्जे से? कब्जा एक वर्ड जो है बहुत इजी, बहुत आम बोला जाता है ये सोसाइटी में कि कब्जे में है। कब्जे में होना किसी भी वस्तु के ऊपर भौतिक नियंत्रण होना। भौतिक नियंत्रण होने का मतलब होता है, जैसे ये मेरे हाथ में है, इस पर मेरा भौतिक नियंत्रण है। भौतिक नियंत्रण को कहेंगे आप फिजिकली मेरे कंट्रोल में है। ये फिजिकली कंट्रोल में होना, ये मेरे हाथ में है, मैंने इसको होल्ड कर रखा है। फिजिकली होल्ड करना इज कॉल्ड कब्जा। तो सुनिए, वस्तुओं के ऊपर भौतिक नियंत्रण कब्जा है और ये स्वामित्व का प्रत्यक्ष प्रमाण है। स्वामित्व का प्रत्यक्ष प्रमाण है का मतलब है कि अगर कोई चीज़ मेरे कब्जे में है, आपके कब्जे में है, तो वो आप उसके स्वामी माने जाते हैं। स्वामित्व का ओनर है आप इसके, ये माना जाता है। अगर आप किसी वस्तु के ऊपर भौतिक रूप से नियंत्रण है आपका, फिजिकली आपके नियंत्रण में, आपके कंट्रोल में वो है, तो वो स्वामित्व का प्रत्यक्ष प्रमाण माना जाता है कब्जा। तो सुनिए, अकॉर्डिंग टू हेनरी मैन, हेनरी मैन को हम देख चुके हैं, पढ़ चुके हैं, सुन चुके हैं आप। जब हम स्कूल्स कर रहे थे उसमें हमने जब हिस्टोरिकल स्कूल किया था तो हमने हेनरी मैन डिटेल में देखा था। तो आपके ज्यूरिस्ट हैं हेनरी मैन। अकॉर्डिंग टू हेनरी मैन, उन्होंने क्या परिभाषा दी है पोजेशन की, कब्जा की। तो सुनिए, अकॉर्डिंग टू हेनरी मैन, दैट कॉन्टैक्ट विद एन ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट के साथ, कोई किसी भी पदार्थ के साथ, जैसे ये मेरे हाथ में पेन है तो इसके साथ, तो सुनिए, दैट कॉन्टैक्ट विद एन ऑब्जेक्ट विच इन्वॉल्व्स द एक्सक्लूजन ऑफ अदर पर्सन्स फ्रॉम द इंजॉयमेंट ऑफ इट। ये कह रहे हैं कि इसका मतलब हुआ दैट कॉन्टैक्ट, एक ऐसे तरीके का कॉन्टैक्ट, एक ऐसे तरीके का संबंध एक ऑब्जेक्ट के साथ, किसी भी ऑब्जेक्ट का मतलब किसी भी पदार्थ के साथ, इस प्रॉपर्टी के साथ, किसी भी ज़मीन के साथ, किसी भी आपके चेयर के साथ, कुर्सी के साथ, ये आपके टेबल के साथ, आपकी पेन के साथ, कोई भी पदार्थ हो सकता है, कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है। तो उस ऑब्जेक्ट के साथ विच इन्वॉल्व्स द एक्सक्लूजन ऑफ अदर पर्सन्स, एक्सक्लूजन ऑफ अदर पर्सन्स फ्रॉम द इंजॉयमेंट ऑफ इट, कि आप एक्सक्लूड कर सकते हैं हर इंसान को, हर दूसरे इंसान को इसके इंजॉयमेंट से। अगर आप नहीं चाहेंगे, अगर मैं नहीं चाहूँगी तो कोई भी मेरे पेन को यूज़ नहीं कर सकता। अगर मैं नहीं चाहूँगी तो कोई भी मेरी इस प्रॉपर्टी के अंदर नहीं एंटर कर सकता। तो आप जब किसी कब्जा वो है जो कि जब अगर आप किसी चीज़ के ऊपर, किसी पदार्थ के ऊपर आपका कब्जा है, तो आप एक्सक्लूड कर सकते हैं सभी को उसके इंजॉयमेंट से। इंजॉयमेंट का मतलब होता है उसको यूज़ करने से आप उसको एक्सक्लूड कर सकते हैं। तो दोबारा सुनिए, अकॉर्डिंग टू हेनरी मैन, दैट कॉन्टैक्ट विद एन ऑब्जेक्ट विच इन्वॉल्व्स द एक्सक्लूजन ऑफ अदर्स। एक्सक्लूजन का मतलब होता है निष्कासन, हर दूसरे बंदे को निष्कासित कर सकते हैं आप इसके इंजॉयमेंट से, किसी भी पदार्थ के। मैं इस पेन को इसलिए ले रही हूँ क्योंकि ये मेरे हाथ में है, मतलब मेरे कब्जे में है। तो आप हर उस वस्तु से जिस पर आपका कब्जा है, आप दूसरे सभी पर्सन्स को एक्सक्लूड कर सकते हैं, निष्कासित कर सकते हैं इसे एंजॉय करने में। तो आई थिंक आपको समझ में आएगा। आप बुक्स में से पढ़ेंगे। मैं आपको फिर से एक बार रिमाइंड करा दूं कि आप जब भी अगर अच्छे से पढ़ना चाहते हैं, अच्छे से लॉ की फील्ड में या किसी भी फील्ड में अगर आप कुछ करना चाहते हैं, तो आपको बुक्स में से प्रिपेयर करना चाहिए आपके एग्ज़ाम्स को। किसी भी क्या कहूँ मैं आपको, कि जो कीज़ आती हैं या कोई गाइड आती हैं या जो आपकी सीरीज़ आती हैं, वो सफिशिएंट नहीं होती हैं कभी भी। आप डजेंट मैटर कि आप मतलब इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप सिर्फ पास हो रहे हैं, आप उससे सिर्फ पास हो सकते हैं। आप फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर लॉ कर सकते हैं, बट अगर आपको इस फील्ड में कुछ भी आगे सक्सेस
कुछ भी आपको गेन करना है, आपका मोटिव है कि आपने कुछ अच्छा गेन करना है इस फील्ड में, तो यू शुड रीड बुक्स। आपको बुक्स में से पढ़ना चाहिए। तो मैं आपको बहुत अच्छे से समझा रही हूँ और आपको ये सब चीज़ वापस से आपकी जो टेक्स्ट बुक्स हैं उसमें से आपको रीडिंग लगाना चाहिए। तो आपको हमेशा के लिए बहुत अच्छी से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है और आप कभी भी उसको जब उठाते हैं तो आपको नहीं फ़र्क पड़ता कि आपको कितना टाइम हो चुका है, और आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए एक रीडिंग में आप इसको समझ सकते हैं। तो आपको यू शुड रीड बुक्स। चलो लेट्स कम, ये कह रहे हैं हेनरी मैन का हो गया आपका ये। इसके बाद आ जाइए अकॉर्डिंग टू डायस। डायस भी इसकी एक परिभाषा जो दे रहे हैं वो हम देखेंगे, इजी है बहुत। अकॉर्डिंग टू डायस, जब लॉ एग्जिस्ट नहीं करता था, जब सोसाइटी में लॉ एग्जिस्ट नहीं करता था, क्या मतलब हुआ कि लॉ एग्जिस्ट नहीं करता था? सोसाइटी में लॉ एग्जिस्ट करने का मतलब होता है कि लॉ के बिना जब सोसाइटीज़ होती थी, जब कोई रूल रेगुलेशंस नहीं होते थे और यूं ही सोसाइटीज़ रन करती थी, यूं ही चलती थी बिना किसी नियम कानून के, कोई नियम नहीं होते थे। तो ये कह रहे हैं अकॉर्डिंग टू डायस, जब लॉ एग्जिस्ट नहीं करता था सोसाइटी में, तब भी लोग अपनी वस्तुओं को, अपने ऑब्जेक्ट्स को अपने नियंत्रण में, अपने कंट्रोल में रखते थे। और जब विधि एग्जिस्ट करने लगी, जब विधि अस्तित्व में आ गई, तो इसे कब्जा नाम दे दिया गया। तो आप समझ रहे होंगे, बहुत इजी डायस की भी एक परिभाषा आप देंगे। इसके बाद आप इसमें आएगा कि टाइम टू टाइम इसकी इम्पोर्टेंस बढ़ती गई। कब्जा अब आज भी आपको आम लोगों की मतलब सोसाइटी में ये लोग आम बात की जाती है कि और सब कुछ झूठा, कब्जा सच्चा, कब्जा सच्चा एंड और सब कुछ झूठ है यहाँ। तो कब्जा सच्चा का मतलब ये होता है कि लॉ प्रोटेक्ट करता है कब्जे को। लॉ, व्हाई लॉ प्रोटेक्ट्स पोजेशन, क्यों लॉ या क्यों कानून प्रोटेक्ट करता है पोजेशन को, ये हम देखेंगे अब। तो सुनिए, लॉ प्रोटेक्ट पोजेशन इवन व्हेन इट हैज बीन रॉन्गफुली ऑब्टेन्ड। अगर आप गलत तरीके से भी किसी की, अगर आपकी कोई भूमि नहीं है, कोई चीज़ आपकी नहीं है, आपने उस पर कब्जा कर रखा है, तो वो एडवर्स कब्जा या प्रतिकूल कब्जा, रॉन्गफुली पोजेशन कहलाता है वो। तो ये कह रहे हैं लॉ प्रोटेक्ट करता है उसे तब भी जब आप, इवन व्हेन इट हैज़ बीन रॉन्गफुली ऑब्टेन्ड, अगर आप उसको गलत तरीके से भी प्राप्त कर लेते हैं, कब्जा कर लेते हैं किसी चीज़ पर, तब भी लॉ इसे प्रोटेक्ट करता है। क्यों करता है? अकॉर्डिंग टू सेवेनी कह रहे हैं कि पोजेशन इज प्रोटेक्टेड बिकॉज एवरी एक्ट ऑफ वायलेंस इज अनलॉफुल। अगर वायलेंस को, सेवेनी कह रहे हैं कि जो हिंसा है वो हर तरीके से गलत होती है, तो इसीलिए कब्जे को प्रोटेक्ट किया जाता है लॉ के द्वारा, कि अगर किसी का कब्जा किसी जगह पर है तो उसे लॉ प्रोटेक्ट करेगा, क्योंकि अगर वो नहीं करेगा तो इससे वायलेंस बढ़ता है, सोसाइटी में हिंसा बढ़ती है। और अकॉर्डिंग टू हॉलैंड कह रहे हैं कि क्यों प्रोटेक्ट करता है लॉ पोजेशन को। तो अकॉर्डिंग टू हॉलैंड, पोजेशन इज प्रोटेक्टेड फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ पीस। वो कह रहे हैं कि शांति को स्थापित करने के लिए कब्जे को लॉ प्रोटेक्ट करता है, कानून प्रोटेक्ट करता है कि समाज में शांति रहे। वही बात हो गई जो पहले हमने सेवेनी की देखी। और कहते हैं हॉलैंड कि पोजेशन को क्यों प्रोटेक्ट किया जाता है? पोजेशन इज प्रोटेक्टेड एज अ पार्ट ऑफ लॉ ऑफ टॉट। ये कहते हैं कि अपकृत्य के एक भाग के रूप में लॉ जो है इसको, पोजेशन को या कब्जे को प्रोटेक्ट करता है। जैसे अगर कोई धोखे से या बलपूर्वक किसी भी तरीके से अगर कोई ट्रेस पासर्स आ जाते हैं, कोई ट्रेस पास करता है, मतलब ट्रेस पास करना, किसी ज़मीन पर अतिचार, गलत तरीके से उस पर कब्जा कर लेना, अतिचार करता है, ट्रेस पास करता है, तो ये ट्रेस पास से रिलेटेड कॉन्फ्लिक्ट्स को सॉर्ट आउट करने में, कब्जा अगर किसी का है तो वो ट्रेस पास से रिलेटेड कोई कॉन्फ्लिक्ट है या कोई झगड़ा है, उसको सुलटाने में, उसको सॉर्ट आउट करने में इजी हो जाता है। इसलिए लॉ प्रोटेक्ट करता है कब्जे को। और ये क्या कहते हैं कि पोजेशन इज प्रोटेक्टेड एज पार्ट ऑफ लॉ ऑफ प्रॉपर्टी। तो ये कह रहे हैं कि संपत्ति विधि के अंग के रूप में भी कब्जे को संरक्षित करता है कानून। तो इसलिए कहा जाता है कि लॉ भी कब्जे को प्रोटेक्ट करता है। ये कारण जो मैंने आपको अकॉर्डिंग टू हॉलैंड एंड डायस बताए हैं। अब आ जाइए, ये कह रहे हैं कि लीगल कॉन्सिक्वेंस ऑफ पोजेशन। लीगल कॉन्सिक्वेंस का मतलब क्या है कि क्या इसके परिणाम होंगे, पोजेशन के क्या विधिक परिणाम होंगे। तो आप सुनिए, ट्रांसफर ऑफ पोजेशन इज वन ऑफ द चीफ मोड्स ऑफ ट्रांसफरिंग ओनरशिप। जब आप कब्जे का अंतरण कर देते हैं, जैसे
आपने कोई प्लॉट खरीदा तो आपको उसका कब्जा जब अंतरित कर दिया जाता है तो ये कह रहे हैं कि कब्जे का अंतरण स्वामित्व के अंतरण का प्रमुख माध्यम है, एक मोड है, एक माध्यम है कि आपने इस भूमि पर या इस चीज पर स्वामित्व अक्वायर कर लिया है, स्वामित्व प्राप्त कर लिया है। इसका कब्जा एक बहुत इंपॉर्टेंट एक माध्यम है। और ये कहते हैं कि क्या कॉन्सिक्वेंस होता है, क्या परिणाम है। पोजेशन इज प्राइमा फेसी एन एविडेंस ऑफ टाइटल ऑफ ओनरशिप। कब्जा स्वामित्व का प्रथम दृष्टया एक साक्ष्य है, एविडेंस है। तो ये कहते हैं कि पोजेशन एक प्रथम दृष्टया साक्ष्य है। इसके बाद आ जाइए, ये कह रहे हैं कि लॉन्ग एडवर्स पोजेशन कन्फर्स टाइटल इवन टू प्रॉपर्टी विच ओरिजिनली बिलोंग टू अनदर। अगर कोई भूमि किसी और को बिलोंग करती है, अगर किसी और की भूमि पर आपने एडवर्स कब्जा कर लिया, एडवर्स कब्जा जो मैंने अभी बताया, प्रतिकूल कब्जा किसी और की भूमि पर कैसे कर लेंगे आप, जैसे मैंने पहले भी आपको स्वामित्व में भी बताया था कि अगर आपकी भूमि पर जाने की कोई आपको रास्ता नहीं है, वे नहीं है, तो अगर आप मेरी भूमि से होकर अपनी भूमि पर जाते हैं, अपने फार्म हाउस में जाते हैं, आपके पास जाने का कोई और रास्ता नहीं है, तो अगर आपने मेरी भूमि से जाने वाले रास्ते को बहुत लंबे टाइम तक यूज़ किया है, बिना किसी बाधा के, बिना किसी कॉन्फ्लिक्ट के, बिना किसी झगड़े के कंटिन्यूसली किया है, तो आप उस पर एडवर्स कब्जा, उसको आपको प्रतिकूल कब्जा उस पर प्राप्त हो जाता है। तो सुनिए, लंबी अवधि 12 से 20 साल तक की जो बोली जाती है, 12 से 20 वर्ष तक के प्रतिकूल लंबी अवधि के प्रतिकूल कब्जे से दूसरे की संपत्ति पर स्वत्व प्राप्त हो जाता है, ओनरशिप जिसको कहेंगे, स्वत्व प्राप्त हो जाता है। और कॉन्सिक्वेंस क्या होंगे और इसके परिणाम क्या होंगे। द फर्स्ट पोजेशन ऑफ अ थिंग विच एज येट बिलोंग टू नो वन, जो अभी तक किसी की नहीं है। तो द फर्स्ट पोजेशन, अगर हम उस चीज पर जो अभी तक किसी की नहीं है, जैसे मैंने अभी आपको बताया था पहले, रेस न्यूलियस जिसको आप बोलते हैं स्वामित्व विहीन वस्तु। तो सुनिए, स्वामित्व विहीन वस्तु पर प्रथम कब्जा उत्तम स्वत्व प्रदान करता है। अगर आपने रेस न्यूलियस किसी चीज़ पर आपने फर्स्ट पोजेस उसको कर लिया, अपने कब्जे में ले लिया, तो वो आपका उत्तम कब्जा माना जाता है। और ये क्या कह रहे हैं कि क्या पोजेशन की कॉन्सिक्वेंस होते हैं। कब्जाधारी जो है, जिसने कब्जा कर लिया है, कब्जाधारी अच्छा स्वत्व रखता है अगेंस्ट ऑल द वर्ल्ड एक्सेप्ट द ट्रू ओनर। अगर जो आपने अगर किसी पर कब्जा कर रखा है, किसी भूमि पर, तो उस पर आपका जो ये कब्जा है पूरे वर्ल्ड के अगेंस्ट में एक अच्छा स्वत्व प्रदान करता है, एक्सेप्ट ट्रू ओनर। जो ट्रू ओनर है उसके अलावा पूरे संसार के प्रति आपको एक अच्छा स्वत्व प्रदान करता है। किसके अलावा, एक जो ट्रू ओनर, उसका जो सही ओनर है, उसका जो उसका मालिक है, उसके अलावा। तो आप आ जाइए, ये आपका हो गया जो आपके कॉन्सिक्वेंस है। अगर आपका किसी भूमि पर या किसी पदार्थ पर, किसी ऑब्जेक्ट पर कब्जा है, तो इसके क्या कॉन्सिक्वेंस होंगे, उसके क्या परिणाम होंगे, वो हमने देखे। अब आ जाइए आप काइंड्स पर, इसके जो प्रकार हैं, कितने प्रकार का है ये। तो फर्स्ट जो है तथ्यतः या विधितः कब्जा जिसको कहते हैं। फर्स्ट इज इन फैक्ट एंड इन लॉ। इन फैक्ट पोजेशन एंड इन लॉ पोजेशन, जिसको आप कहेंगे तथ्यतः कब्जा या विधितः कब्जा, जो आपको मैं पहले बता चुकी हूँ। तथ्यतः सुनिए, वास्तविक स्वामी जो होता है वो विधितः कब्जा, जैसे मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, जैसे मेरा घर है और इस घर में मैंने ऊपर वाला जो पोर्शन है या अलग भी कोई है घर एक्स्ट्रा मेरे पास, तो मैंने वो आपको रेंट पे दे दिया। तो आप उस रेंट के जो पोजीशन इन फैक्ट आपके पास होगा। इनफैक्ट का मतलब तथ्यता, इनफैक्ट वो आपके पास होगा, लेकिन इन लॉ वो मेरे पास। विधितः कब्जा, इसमें इनफैक्ट कब्जा आपके पास होगा अगर आप रेंट पे उस पर रह रहे हैं मेरे घर पर, और इन लॉ कब्जा जो होगा, इन पोजेशन इन लॉ मेरा होगा, क्योंकि वो अभी भी मेरा है, वो इनफैक्ट आपका होगा, आप अभी वहां रह रहे हैं, और इन लॉ विधितः मेरा होगा। तो सुनिए, देयर मे बी पोजेशन बोथ इन फैक्ट एंड इन लॉ। ऐसा हो सकता है कि मैं इन फैक्ट भी मेरा है, मैं ही रह रही हूँ, और इन लॉ भी मेरा है, ये घर मेरा है, इन लॉ में मतलब विधितः मेरा है, और मैं रह भी रही हूँ। तो बोथ, इसमें दोनों चीजें हैं। देयर मे बी पोजेशन बोथ इन फैक्ट एंड इन लॉ, अगर मैं इसी घर में अपने घर में रह रही हूँ। लेकिन ऐसा भी हो सकता है, और इन लॉ अलोन, ऐसा हो सकता है कि इन लॉ अलोन विधितः मेरा कब्जा हो, बट नॉट इन फैक्ट। कैसे होगा, जब मकान मालिक जो है
इन लॉ अलोन, इन लॉ अलोन मतलब कि अकेले विधितः कब्जा मेरा होगा, इनफैक्ट आपका होगा, क्योंकि किराए पे आप रह रहे हैं। तो समझ में आ रहा है आपको। और ऐसा भी हो सकता है कि इनफैक्ट अलोन, अकेला जो तथ्यतः कब्जा अकेला, बट नॉट इन लॉ, वो विधितः नहीं हो सकता। जैसे आप किराएदार, जब किराएदार आपको मैंने एक पोर्शन अपना दे दिया, तो आप इनफैक्ट आपका पोजेशन होगा, वो इन लॉ नहीं होगा। लेकिन जब मेरा होगा वो कब्जा, तो वो इन लॉ होगा। एंड इन लॉ अलोन बट नॉट इन फैक्ट, इन लॉ अलोन मेरा होगा उस घर पर जिसमें आप रह रहे हैं। अलोन मतलब अकेला, विधितः कब्जा मेरा उस पर होगा, आपका तथ्यतः होगा। और जब आप रह रहे हैं तो आपका तथ्यतः अकेला कब्जा आपका वहां होगा, नॉट इन लॉ, विधितः आपका नहीं होगा। तो आप आई थिंक समझ में आ गया होगा आपको, इन फैक्ट पोजेशन एंड इन लॉ, समझ में आ गया। एंड सेकंड आपका इसमें है डुप्लीकेट या दोहरा, जिसको आप कहेंगे। बहुत इजी, इसमें आप ये बताएंगे कि एक से ज्यादा व्यक्तियों के पास जब एक ही वस्तु का कब्जा होता है, जब एक ही चीज का कब्जा एक से ज्यादा व्यक्तियों के पास होता है, टू और मोर पर्सन्स पोजेसेस द सेम थिंग, तब कहा जाता है कि डुप्लीकेट कब्जा है। और दैट्स ऑल अबाउट दिस। उसके बाद आप आ जाइए थर्ड में, कंस्ट्रक्टिव या अन्वयिक कब्जा। प्रतीकात्मक भी इसको बोलते हैं। कंस्ट्रक्टिव मतलब प्रतीकात्मक, जैसे आपका कोई गोडाउन है, आपका सामान वहां रखा हुआ है, कोई गोदाम है आपका, और अगर आप उसकी चाबी अपने सर्वेंट को दे देते हैं, उसकी चाबी आपके सर्वेंट के पास रह रही है, तो वो कैसा कब्जा कहलाएगा? कंस्ट्रक्टिव या अन्वयिक, या जिसको आप प्रतीकात्मक भी कहेंगे। तो वो थर्ड वो हो गया आपका। उसके बाद आपका एडवर्स, फोर्थ इज एडवर्स, जिसको मैंने अभी आपको समझाया, प्रतिकूल कब्जा। सुनिए, बहुत इजी। प्रतिकूल कब्जा 12 साल या इससे अधिक समय तक किसी और की संपत्ति पर शांतिपूर्वक, पीसफुली, निर्बाध, कंटिन्यूअसली, बिना किसी बाधा के, और सार्वजनिक कब्जा रखने पर। सार्वजनिक का मतलब है सबके सामने, एक पब्लिकली अगर आपने किसी दूसरे की संपत्ति पर कब्जा रखने पर प्रतिकूल कब्जे के आधार पर आप स्वामी मान लिए जाते हैं। इंडियन लिमिटेशन एक्ट के प्रावधान इस पर अप्लाई होते हैं, लागू होते हैं। तो अगर आप 12 साल या उससे अधिक टाइम तक किसी और की भूमि पर, जैसे मैंने अभी बताया, कब्जा रखते हैं, शांतिपूर्वक कब्जा रखते हैं, तो उस पर आपका एडवर्स या प्रतिकूल कब्जा स्थापित हो जाता है। उसके बाद आ जाइए आपका कॉर्पोरल एंड इनकॉर्पोरल, जो आपको मैंने स्वामित्व में बहुत अच्छे से बताया था। मूर्त या अमूर्त कब्जा। मूर्त कब्जा जो विजिबल चीजों पर होता है, जो दिखाई देती हैं उन चीजों पर होता है, जिसको आप मूर्त कहेंगे, कॉर्पोरल कहेंगे। कॉर्पोरल या मूर्त कब्जा वस्तुओं पर जो कब्जा होता है, जैसे इस पर मेरा कब्जा है, मेरी रिस्ट वॉच पर, मेरी इस बुक पर मेरा कब्जा है, इस घर पर मेरा कब्जा है, इस पेन पर मेरा कब्जा है, किसी भी उस चीज पर जो दिखाई देती है, जो विजिबल है, जिसको आप कहेंगे पोजेशन कॉर्पोरिस। इसको आप पोजेशन कॉर्पोरिस भी कहते हैं, कॉर्पोरल को। इसके बाद आपका सेकंड है अमूर्त कब्जा, जिसको आप कहेंगे इनकॉर्पोरल। जिसको इनकॉर्पोरल का मतलब जिस ऐसी चीज पर, ऐसे अधिकार पर, ऐसे राइट पर आपका कब्जा जो कि दिखाई नहीं देता है। जैसे मैंने आपको बताया था, गुडविल आपकी, पेटेंट राइट आपका, या फिर आपका जो ट्रेडमार्क है उस पर, जिसको आप कह सकते हैं कि जो दिखाई नहीं देता, जो आपका अधिकार आपके पास है, जो विजिबल नहीं है, उसको आप इनकॉर्पोरल कब्जा या अमूर्त कब्जा कहेंगे। इसको आप पोजेशन ज्यूरिस भी कहते हैं, मतलब इनकॉर्पोरल जो पोजेशन है उसको आप पोजेशन ज्यूरिस भी कह सकते हैं। इसके बाद आपका लास्ट जो है डेराइवेटिव, जिसको आप व्युत्पन्न हुआ या उत्पन्न हुआ कब्जा भी कह सकते हैं। जैसे कैसे आप समझेंगे, जो किसी चीज़ पर उत्पन्न हो जाता है, जैसे आपने टेलर को अपना फैब्रिक दिया, कुछ कपड़ा, क्लोथ दिया, आपका फैब्रिक दिया सिलाई करने के लिए, तो जब तक आप उसकी पेमेंट अपने टेलर को नहीं कर देंगे, तब तक उस पर जो कब्जा आपके फैब्रिक पर, आपके जो क्लोथ पर उसका कब्जा रहेगा, दैट इज कॉल्ड डेराइवेटिव। उसका उत्पन्न हो जाता है उस पर कब्जा, उस फैब्रिक पर, तो दैट इज कॉल्ड डेराइवेटिव या प्राप्त हुआ कब्जा। जैसे आपने किसी को डेट दिया, कोई ऋण दिया, कोई पैसा दिया आपने उधार में, तो जब तक मूलधन या ब्याज जो आपने देना था उसको नहीं मिलेगा, आपने उसको नहीं दिया है, तब तक
जो आपने उसको कोई चीज़ रखने के लिए कोई वस्तु रख देते हैं, गिरवी रख देते हैं जैसे, तो उस पर जो जिसने आपको ऋण दिया है उस ऋणदाता का जो कब्जा है दैट इज़ कॉल्ड डेराइवेटिव कब्जा। जब तक आप उसका मूलधन या उसका जो ब्याज है वो देकर आप वो चीज़ वापस नहीं लाएंगे, तब तक उस आपकी वस्तु पर जो कब्जा उस व्यक्ति का है ऋणदाता का, दैट इज कॉल्ड डेराइवेटिव या व्युत्पन्न कब्जा। तो दिस इज ऑल अबाउट काइंड्स या प्रकार जो हैं आपके। इसके बाद आपके एक और पॉइंट जो इम्पॉर्टेंट है इसमें कब्जा या पोजेशन के पॉइंट में, आपके क्वेश्चन में, वो है एलिमेंट्स ऑफ पोजेशन। एलिमेंट से आप क्या समझते हैं? ऐसे तत्व, ऐसा क्या होगा उस ऐसा कुछ क्या होगा जिससे आपका कब्जा इस वस्तु पर है ये माना जाएगा। तो इसमें दो ही चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं आपकी। फर्स्ट इज कॉर्पस, जिसको आप भौतिक कहते हैं। तो सुनिए, कॉर्पस भौतिक तत्व को आप कहेंगे। तो ये सुनिए, ये कब्जे का भौतिक तत्व है। इसका मतलब ये कि जो वस्तु व्यक्ति के प्रत्यक्ष नियंत्रण में है, जैसे ये पेन मेरे प्रत्यक्ष नियंत्रण में है, दैट इज कॉल्ड भौतिक कब्जा। इसके ऊपर मेरा फिजिकल कंट्रोल है। इसको मैंने अपने हाथ में ले रखा है, दिस इज मेरा, इसके ऊपर फिजिकल कंट्रोल है। तो सुनिए, यह कब्जे का भौतिक तत्व है, अर्थात वस्तु व्यक्ति के प्रत्यक्ष नियंत्रण में होनी चाहिए और इसके उपयोग से वह दूसरों को उससे अपवर्जित करने की शक्ति रखता है, इसको एक्सक्लूड करने की शक्ति रखता है। जो मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में इसकी डेफिनेशन में बताया कि मुझे ये अधिकार है कि मैं इससे और सभी लोगों को अपवर्जित करने की शक्ति रखती हूँ, अपवर्जित कर सकती हूँ। तो सुनिए, फर्स्ट एलिमेंट इज फिजिकल एलिमेंट कॉल्ड कॉर्पस. It consists physical control over the thing. This is objective element. इसके ऊपर मेरा physical control है, तो ये एक objective element है। अब ये कह रहे हैं कि अपवर्जित रखना या कैसे आप कह सकते हैं कि इसको आप दो चीज़ों से समझ सकते हैं, जैसे कि आप कैसे कब्जे में है आपकी चीज़। तो फर्स्ट इज रिलेशन ऑफ पोजेसर टू अदर पर्सन्स। जो जिसने पोजेस कर रखी है चीज़, जिसने अपने कब्जे में ले रखी है चीज़, तो कब्जे में जो वस्तु है उसके संबंध में सभी व्यक्ति उसको रिस्पेक्ट दें। उसको रिस्पेक्ट दें मतलब कि सभी लोगों के मन में ये धारणा होनी चाहिए कि ये चीज़ इसकी है, तो मतलब उसको रिस्पेक्ट दें। इसके लिए क्या होना चाहिए, क्या मुझ में ये क्या एबिलिटी होनी चाहिए, तो मैं वो बताती हूँ कि कब आप मानेंगे कि मेरा इस घर पर कब्जा है या मेरा इस पेन पर कब्जा है, कब आप मुझे पोजेसर मानेंगे। इसके लिए क्या चीज़ें चाहिए? नंबर वन, फिजिकल पावर ऑफ द पोजेसर। फिजिकल पावर होनी चाहिए पोजेसर में। एक फिजिकल किसको कहेंगे कि एक शारीरिक फिजिकल पावर उसमें होनी चाहिए, नंबर वन। नंबर टू, पर्सनल प्रेजेंस ऑफ पोजेसर। पर्सनल प्रेजेंस होनी चाहिए पोजेसर की। जैसे अब ये घर है और इसमें मैं रह ही नहीं रही हूँ, मेरी प्रेजेंस ही नहीं है इसमें, तो कभी भी जो पोजेशन है वो सही नहीं माना जाता जब तक पोजेसर जो है वहाँ पर फिजिकली पोजेस नहीं करता, वहाँ पर प्रेजेंट नहीं है, नंबर टू। और नंबर थ्री, दूसरों का इंटरफेरेंस अवॉइड करने के लिए, बस जैसे दूसरों का इंटरफेरेंस, जैसे मेरे घर पर कोई भी आकर इंटरफेयर कर सकता है अगर, तो वो मेरा अच्छा कब्जा नहीं माना जाता। तो मुझ में ये एबिलिटी होनी चाहिए कि मैं किसी को भी अपने घर पर एंटर करने में या यहाँ इंटरफेरेंस करने के लिए अवॉइड कर सकूँ, उसको हटा सकूँ। तो सुनिए, जैसे आप किसी भी वस्तु को अपने घर पर छुपाने की क्षमता या एबिलिटी होनी चाहिए। जैसे घर के अंदर चीज़ें रखकर, कोई भी चीज़ मैं अपने घर पर रखकर उसको लॉक लगा सकती हूँ। इससे ऐसा माना जाता है कि मैं एबल हूँ अपने पोजेस करने, मतलब किसी भी चीज़ को पोजेस करने में मैं एबल हूँ, ऐसा माना जाता है। फिजिकली जो कॉर्पस में आएगा कि मैं भौतिक रूप से अपनी वस्तु पर कब्जा रखूं, नंबर वन। और नंबर टू, इसमें क्या चाहिए, हम एलिमेंट्स देख रहे हैं कि कब कब्जा माना जाएगा आपका। उसमें दो चीज़ें हम देखेंगे। फर्स्ट, कॉर्पस, कि आपका भौतिक रूप से फिजिकली उस पर कंट्रोल होना चाहिए। एंड नंबर टू, एनिमस, या जिसको आप कहेंगे मानसिक तत्व भी इसमें होना चाहिए। तो मानसिक तत्व क्या होता है? उस जैसे मेरा मन भी होना चाहिए, मेरी इच्छा भी होनी चाहिए इस घर को धारण करने की, इस पेन को अपने पास रखने की। मन में इच्छा होना या इंटेंशन होना इज कॉल्ड एनिमस।
या मेरा मानसिक तत्व जिसको कहेंगे आप, दैट इज कॉल्ड एनिमस या मानसिक तत्व। तो सुनिए, एनिमस या मानसिक तत्व जिसे आप इच्छा या संकल्प कह सकते हैं। तो सुनिए, दिस इज सब्जेक्टिव एलिमेंट एंड ऑल्सो कॉल्ड मेंटल एलिमेंट। इसमें व्यक्ति की वस्तु को एक्सक्लूसिवली यूज और इंजॉय करने की इंटेंशन आती है कि मुझे इस घर को यूज करना है और इसको इंजॉय करना है, इसकी इंटेंशन भी मेरे मन में या इसकी इच्छा मेरे मन में होनी चाहिए। केवल भौतिक मतलब इसको कंट्रोल में ही नहीं रखना है, इसको इंजॉय करने की इच्छा भी मेरे मन में, मानसिक तत्व इसमें शामिल मेरा होना चाहिए। तो सुनिए, इसमें व्यक्ति की वस्तु को एक्सक्लूसिव यूज और इंजॉय करने की इच्छा होनी चाहिए और अन्य व्यक्तियों को अपने इस यूज और इंजॉयमेंट करने के राइट में से एक्सक्लूड करने की इंटेंशन होनी चाहिए कि मेरा मन ये होना चाहिए कि मैं इस घर को यूज भी करूं या इस पेन को या इस वॉच को यूज करूं, और इच्छा होनी चाहिए मेरी, और दूसरे लोगों को इस इंजॉयमेंट से एक्सक्लूड करने की, उनको निष्कासित करने की इच्छा भी होनी चाहिए। दैट इज कॉल्ड मेंटल एलिमेंट भी होना चाहिए। वस्तु के इंजॉयमेंट या यूज में किसी और का इंटरफेरेंस या हस्तक्षेप न हो। इट मीन्स कब्जे के प्रारंभ के लिए शारीरिक नियंत्रण कॉर्पस के साथ साथ ऐसे नियंत्रण को यूज करने की इच्छा भी होनी चाहिए। तो आप आई थिंक समझ गए होंगे। तो इसमें 2 एलिमेंट्स का होना भी बहुत ज़रूरी है। इसके बाद लास्ट आपका पॉइंट जो है दैट इज वो है मोड्स ऑफ एक्वायरिंग पोजेशन। अर्जन करने, कब्जे के अर्जन के ढंग, किस तरीके से आप इसको प्राप्त कर सकते हैं, किसी भी चीज़ पर कब्जा कैसे आप प्राप्त कर सकते हैं। तो फर्स्ट इसमें है बाय टेकिंग, लेना। तो ये 2 प्रकार का होगा। 2 प्रकार से आप किसी भी चीज़ को अक्वायर कर सकते हैं, ले सकते हैं। तो फर्स्ट इज ओरिजिनली, जिसको आप कहेंगे मूलतः, या ओरिजिनल को ओरिजिनली बोलेंगे, मौलिक रूप से, हाँ मौलिक रूप से बोलेंगे इसे। दैट इज ओरिजिनली कॉल्ड मौलिक। एंड डेराइवेटिव फिर वही हो गया, व्युत्पन्न हो जाना, उत्पन्न हो जाना या प्राप्त कर लेना। तो मौलिक रूप से कैसे ले सकते हैं, ओरिजिनली या मूलतः। किसी ऑब्जेक्ट का जब कोई पूर्ववर्ती स्वामी नहीं होता, जैसे मैंने आपको कल भी बताया था, जैसे कि स्वामी विहीन वस्तु, जिसको आप रेस न्यूलियस कहते हैं, जिसका कोई भी अभी तक स्वामी नहीं है, तो इसको अगर आप उस ऑब्जेक्ट को अपने कब्जे में ले लेते हैं तो वो ओरिजिनली बाय टेकिंग माना जाएगा। ओरिजिनली आपके कब्जे में, आपने जिस पर कब्जा ले लिया, जिसका कोई रेस, जो वस्तु या जो ऑब्जेक्ट रेस न्यूलियस था, जिसका कोई स्वामी विहीन था, वो जिसका कोई स्वामी नहीं था, तो वो ओरिजिनली प्राप्त कब्जा माना जाएगा। इसके बाद आपका सेकंड है टेकिंग में डेराइवेटिव। डेराइवेटिव इज कॉल्ड व्युत्पन्न, जैसे मैंने आपको पहले भी बता चुकी हूँ मैं। सेकंड मेथड है डेराइवेटिव। जब किसी ऐसी प्रॉपर्टी का कब्जा लिया जाता है जिसका ऑलरेडी कोई ओनर है, जो रेस न्यूलियस नहीं होती है, जिसका पहले से कोई ओनर होता है, तो उसे डेराइवेटिव कहते हैं। ये व्युत्पन्न हुआ कब्जा कहा जाता है। ये 2 तरीके का हो सकता है, राइटफुल भी हो सकता है, ये सही उचित भी हो सकता है, और रॉन्गफुल भी हो सकता है, ये अनुचित भी हो सकता है। राइटफुल तब होता है ये, कभी आप किसी की चीज़ को या किसी, जैसे आपने मेरा कोई रूम रेंट पे लिया और उस रेंट का उसका जो भी रेंट था, जो भी किराया था, आपने मुझे नहीं दिया, तो मैं उसको लॉक लगा दूंगी और आपका जो भी सामान है उसको अपने कब्जे में ले लूँगी। तो उस पर, जो आपका सामान था, उस पर मेरा जो कब्जा है वो व्युत्पन्न माना जाएगा, डेराइवेटिव माना जाएगा, और वो सही होगा, वो रॉन्गफुल नहीं होगा, वो राइटफुल डेराइवेटिव पोजेशन मेरा माना जाएगा। क्योंकि आपने मुझे मेरा किराया नहीं दिया था, इसलिए मैंने आपके सामान को अपने कब्जे में ले लिया, तो ये राइटफुल या उचित व्युत्पन्न कब्जा माना जाएगा। और एक होता है रॉन्गफुल डेराइवेटिव, जैसे अगर किसी चोर ने आपकी कोई सामान को चोरी कर लिया और आपके कब्जे से निकालकर अपने कब्जे में ले लिया आपका सामान, तो दैट इज कॉल्ड रॉन्गफुली डेराइवेटिव पोजेशन। तो वो अनुचित व्युत्पन्न कब्जा माना जाएगा। इसके बाद आपका ये 2 इसके सब डिवीजन थे बाय टेकिंग के। उसके बाद आपका मोड जो सेकंड है दैट इज परिधान या डिलीवरी है। इसमें क्या होता है, एक व्यक्ति द्वारा किसी दूसरे के पक्ष में स्वेच्छा से त्याग कर देना। मतलब
किसी को अपनी इच्छा से कुछ अपना दे देना, दैट इज कॉल्ड परिधान या डिलीवरी द्वारा कब्जा। ये एक्चुअल वास्तविक हो सकता है, या ये कंस्ट्रक्टिव, या जिसको आप अन्वयिक कहेंगे कि जिसको देखकर माना जाता है कि हाँ ये कब्जा इनको दे दिया गया। एक तो वास्तविक होगा जिसको आप कहेंगे एक्चुअल, और सेकंड जो आपका है अन्वयिक, या जिसको आप कहेंगे कंस्ट्रक्टिव। तो वास्तविक कैसा होगा, एक्चुअल, जो एक्चुअल डिलीवरी कैसी होगी, एक्चुअल परिधान कैसा होगा, किसी चीज़ को हाथ में पकड़ा देना। जैसे मैं अपनी ये रिस्ट वॉच निकालकर आपको हाथ में दे दूं, दैट इज कॉल्ड एक्चुअल डिलीवरी। एक्चुअल मोड ऑफ अक्वायरिंग पोजेशन आपका होगा, आपको एक्चुअली ये मैं दे दूंगी। और दूसरा होगा जैसे अन्वयिक रूप से जिसको कहते हैं, जिसको आप कहेंगे कंस्ट्रक्टिव। जैसे मैंने आपको अपनी गाड़ी की चाबी दे दी, इसका मतलब ये हुआ कि मैंने आपको अपनी गाड़ी दे दी, तो मैं गाड़ी उठाकर तो आपके हाथ में नहीं दूंगी, तो दैट इज कॉल्ड कंस्ट्रक्टिव परिधान या कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी ऑफ पोजेशन, कि आपको मैंने चाबी दे दी, इसका मतलब मैंने आपको अपनी गाड़ी दे दी, दैट इज कॉल्ड कंस्ट्रक्टिव या अन्वयिक जिसको कहते हैं, अन्वयिक परिधान या डिलीवरी। उसके बाद आ जाइए थर्ड, आपका लास्ट जो मोड है अक्वायरिंग ऑफ अर्जन, कब्जा अर्जन का ढंग जो लास्ट है वो है बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ, जिसको आप कहेंगे विधि के प्रवर्तन के द्वारा। तो सुनिए, थर्ड मेथड ऑफ एक्विजिशन ऑफ पोजेशन इज बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। इन दिस द गुड्स आर रिमूव्ड फ्रॉम द पोजेशन ऑफ वन पर्सन एंड हैंडेड ओवर टू द अनदर। इसमें क्या होता है कि एक चीज़ को एक पर्सन से के कब्जे से हटाकर दूसरे को दे दिया जाता है। ऐसा कब होता है? ऐसा जब किसी की डेथ हो जाती है, जब आपका जो एंसेस्टर था, जो आपके पूर्वज हैं, उनकी डेथ हो जाती है, तो उसके पोजेशन की चीज़ों को, उसके कब्जे में जो चीज़ें थी, जो ऑब्जेक्ट्स थे, जो वस्तुएं थी, वो किसको दे दी जाती हैं? वो आपको, आपके व्यक्तिगत, उनके जो व्यक्तिगत प्रतिनिधि जिनको हायर्स कहते हैं, उनको दे दी जाती है। तो वो कहलाता है विधि के प्रवर्तन द्वारा या बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। जब किसी की डेथ हो जाती है तो उसकी चीज़ों को जब उनके एंसेस्टर्स को या उनके नीचे बच्चों को दे दिया जाता है, दैट इज कॉल्ड बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। तो दिस इज ऑल अबाउट पोजेशन। ये आपका कब्जे का पूरा एक क्वेश्चन है जो कि 15 मार्क्स का आता है, और आई थिंक आपको समझ में आएगा। इसकी एक बुक में से आप रीडिंग लगाएंगे और प्रिपेयर करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।